नमस्कार दोस्तों। वन चंद्रयान 3 जीरो। के लॉन्च होते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन 140 करोड़ से भी ज़्यादा चेहरों पर ये खुशी ऐसे ही नहीं मिली। इस खुशी के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष किया था हमारे वैज्ञानिकों ने, तब जाकर एक औपनिवेशिक देश से एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ा है हमारा भारत। ये फोटो देख रहे हो आप? जब अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 सितंबर 2014 को इंडिया के स्पेस मिशन का मजाक उड़ाते हुए दिखाया कि कैसे एक इंडियन धोती कुर्ते और पगड़ी में एक बैल के साथ एलिट स्पेस क्लब के डोर को नॉक करता है, ये कार्टून हमारे स्पेस मिशन की इंसल्ट के लिए काफी था। हालांकि इसके बाद लोगों ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसका असली जवाब मिला 16 फरवरी 2017 को, जब इंडियन न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका जवाब देते हुए एक कार्टून पब्लिश किया। उस वक्त भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। लेकिन इस जवाब और चंद्रयान 3 की कहानी को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर बेहद ही शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब हमारी स्थिति इतनी पैथेटिक थी कि खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं था। अंतरिक्ष की यात्रा तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आफ्टर ऑल 1962 में वो घड़ी आ गई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला तय किया और देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पर की स्थापना की। जब भारत में स्पेस प्रोग्राम जन्म ही ले रहा था, उस टाइम रसिया और यूएसए के स्पेस प्रोग्राम जवान होकर मंगल और चंद्रमा तक दौड़ लगाने की सोच रहे थे। 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट RN-75 के साथ ही हमने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की। लेकिन इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इनकोस्पर की जगह इसरो की स्थापना की। इंडिया के मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई ने यंग और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया ताकि हमारे स्पेस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जा सके। इन प्रकार आगे बढ़ने के लिए इसरो ने अपने साइंटिस्ट को परमिशन दी कि आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए अपने सैटेलाइट का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी विदेशी सैटेलाइट को भी काम में ले सकते हैं। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना इसरो के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ना तो उस टाइम फैसिलिटीज थी और ना ही सोर्सेज। लेकिन फिर भी 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रशिया के लॉन्च साइट से लॉन्च करके दुनिया की महाशक्तियों से नजर मिलाने लग गया। इसमें बड़ी बात यह थी कि सैटेलाइट बनाने वाली यंग टीम ने पहले कभी भी स्पेस हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा सैटेलाइट था जिसका वेट केवल 360 किलोग्राम था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय और 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 18 जुलाई 1980 को SLV-3, 1983 को इनसैट B1 और 1994 में PSLV को लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। ऐसा करने वाला भारत रशिया, यूएसए और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। इसमें भी बड़ी बात यह थी कि चंद्रयान फर्स्ट ने ही चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजकर मंगल की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए और इसमें केवल 450 करोड़ रुपए का खर्च आया। खास बात यह थी कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश था जिसने पहले ही प्रयास में ये काम कर लिया। अदरवाइज किसी भी देश ने पहले प्रयास में ये काम नहीं करके दिखाया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट में ले जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और टाइम्स ऑफ इंडिया को यह पब्लिश करने का मौका भी दे दिया। 5 जून 2017 को 3136 किलोग्राम का भारी रॉकेट GSLV-M-3, 11 अप्रैल 2018 को नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS और 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया। ये एंटी सैटेलाइट स्पेस में ही किसी दूसरे सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि श्रीहरिकोटा को लॉन्च साइट के रूप में क्यों और कैसे चुना गया। भारत के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक आइडियल लोकेशन की खोज 1960 के दशक से चली आ रही है, जब भारत ने स्वदेशी सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने का डिसीजन लिया। इंडियन साइंटिस्ट PV मनोरंजन राव की बुक फ्रॉम फिशिंग हेमलेट टू रेड प्लेट के अनुसार इस कार्यक्रम का नेतृत्व इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई कर रहे थे, जिन्होंने अपने साइंटिस्ट फ्रेंड EV चिटनिस को देश के पूर्वी तट पर एक लॉन्च साइट सर्च करने के लिए कहा। मार्च 1968 में चिटनिस ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री आबिद हुसैन से संपर्क किया, जिन्होंने श्रीहरिकोटा सहित संभावित स्थलों के लिए जानकारी हासिल करने और मैप तैयार करने में उनकी हेल्प की। लॉन्च साइट के रूप में श्रीहरिकोटा को चुनने के कई रीजन थे। पहला ये कि ये पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि रॉकेटों को पूर्व दिशा में लॉन्च होने में बड़ा आसान रहता है। दरअसल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से घूमती है और लॉन्च साइट भी पूर्व दिशा में स्थित है,
तो अर्थ की वेलोसिटी रॉकेट को लॉन्च होने में बड़ा हेल्प करती है। दूसरा है कि श्रीहरिकोटा इक्वेटर के पास है और पृथ्वी की अंडाकार आकृति के कारण इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गति होती है। इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन के कारण 450 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है, जो किसी भी लॉन्च व्हीकल के पेलोड में काफी हेल्पफुल होती है। और तीसरा एक ही जगह समुद्र के पास होने से किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में मलबा समुद्र में गिराना आसान होता है। अभी सतीश धवन कौन है? वैसे भी इसका जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहे तो श्रीनगर में जन्मे धवन भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च के रूप में जाना जाता है। 1972 में धवन विक्रम साराभाई के बाद इसरो के अध्यक्ष बने और इनके अपॉइंटमेंट के बाद इसरो ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करते हुए इनसैट, IRS और PSLV जैसे सिस्टम डेवलप कर लिए। 2002 में उनकी मृत्यु के बाद उनका सम्मान करने के लिए श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र का नाम श्रीहरिकोटा रेंज से बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। अब अगर स्पेस मिशन की बात करें तो किसी भी स्पेस मिशन के दो भाग होते हैं, पहला रॉकेट और दूसरा स्पेसक्राफ्ट, जो कोई भी एक सैटेलाइट हो सकता है। रॉकेट का काम अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने का होता है और अधिकतर मिशन में रॉकेट अपना काम करने के बाद क्रैश हो जाता है, जबकि सैटेलाइट, कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो कि एक सैटेलाइट होता है, वो अपना काम करता है। रॉकेट एक प्रोपेलेंट से ऑपरेट होता है और ये प्रोपेलेंट फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर होता है। ये ऑक्सीडाइजर इस फ्यूल को जलाने में काम आता है और इसी प्रोपेलेंट से अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में पर्याप्त एनर्जी मिलती है। एक बार उड़ान भरने पर ये उड़ान कंटिन्यू रहती है और ये तभी समाप्त होती है जब रॉकेट फाइनल स्टेज में क्रैश हो जाता है और अंतरिक्ष यान अलग हो जाता है। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसकी चर्चा हर एक भारतीय की जुबान पर थी। चंद्रयान मिशन क्या है? चंद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च होते ही हो गई। मिशन का प्राइमरी पर्पस था चंद्रमा की पास और दूर की 3D मैप तैयार करना और केमिकल और मिनरल मैप तैयार करना। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से भी ज्यादा परिक्रमाएं की और 312 दिनों तक संपर्क में रहने पर 29 अगस्त 2009 को रेडियो से संपर्क टूट गया। इसमें बड़ी बात यह थी कि इसमें भारत की खुद की टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी। 14 नवंबर 2008 को मून इंपैक्ट प्रोब पेलोड अलग हो गया और वो चंद्रमा के साउथ पोल से टकराकर H2O और OH अर्थात पानी और हाइड्रोक्सिल की खोज की। उसके बाद समय आया चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का। तो चंद्रयान 2 को चंद्रमा के साउथ पोल की खोज के लिए एक ऑर्बिटर जिसका काम होता है चंद्रमा की परिक्रमा, एक लैंडर जिसका काम होता है चंद्रमा की सतह पर उतरने का, और एक रोवर जिसका काम होता है, जो एक छोटा सा रोबोट होता है और इसका काम होता है चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसकी सरफेस की खोज करना। तो 22 जुलाई 2019 को इन तीनों को चंद्रयान 2 मिशन में लॉन्च किया गया, लेकिन ये केवल आंशिक सफलता थी क्योंकि 7 सितंबर को इसका लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गए। इसका कारण यह था कि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह से 400 मीटर दूर तक बिल्कुल धीरे होकर लगभग रुक जाना चाहिए था, लेकिन सिस्टम में एरर के कारण इसका वेग लगातार बढ़ता ही गया और ये चंद्रमा की सतह पर टकरा कर क्रैश हो गया। हालांकि फिर भी इसका ऑर्बिटर अच्छा काम कर रहा है और डेटा कलेक्ट करने में सक्षम है। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य तो है एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग का और इसके साथ ही पानी और विभिन्न तत्वों की खोज। अब ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है? इसे इस तरह समझ सकते हैं कि चंद्रयान एक हवाई जहाज से भी लगभग 10 गुना स्पीड से गति करता है और चंद्रमा तक पहुंचते पहुंचते इसको बिल्कुल धीरे होकर लगभग रुकना पड़ता है। अब इस प्रोसेस में इंसान कुछ भी नहीं करता, ये सारा सब कुछ कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। अब अगर इस सिस्टम में कोई एरर आ जाती है तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसकी स्पीड बजाय रुकने के बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 2 की कंपैरिजन में चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस बनाया गया था जबकि चंद्रयान 3 को फेलियर बेस बनाया गया था। अभी चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस का क्या मतलब है? यहाँ पर यह है कि वहां पर जिन कारणों से वो फेल हो सकता था मिशन, उन कारणों पर ध्यान ही नहीं दिया गया था कि हाँ इन कारणों से सक्सेस हो सकता है लेकिन इन कारणों से फेलियर हो सकता है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब देखा जाए तो केवल प्लान ए पर ध्यान दिया गया था, प्लान बी पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जबकि चंद्रयान 3 को फेलियर बेस बनाया गया था, मतलब इसमें देखा जाए तो उन कारणों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनकी वजह से ये मिशन फेल हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ट्रेजेक्ट्री से जुड़ी थी, ज्यादा थ्रस्ट यानी ज्यादा दबाव, मतलब दबाव दाब P इक्वल टू होता है थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया।
तो थ्रस्ट बढ़ गया, तो वहां से ज्यादा दबाव हो गया और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिनको समय रहते कंट्रोल नहीं किया जा सका और यान तेजी से मुड़ने लग गया था। तीसरी प्रॉब्लम थी लैंडिंग साइट की। चंद्रयान 2 के टाइम लैंडिंग साइट रखी थी 500 बाई 500 मीटर स्क्वायर की, जो कि इतनी दूरी से एक बिंदुनुमा साइट होती है। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए साइट रखी गई है 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर की, मतलब 10 वर्ग किलोमीटर की, जो कि उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की तुलना में बड़ी आसानी से दूर से ही जगह देखकर उतर सकता है। इसरो के फ्यूचरिस्टिक मिशंस की बात की जाए तो सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य एल फर्स्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना और साथ ही जीएसएलवी मार्क थर्ड से गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जैसे एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन को लिमिटेड कर देने से बढ़ावा नहीं देना, स्पेस प्रोग्राम के लिए बजट में कमी जिससे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो उम्मीद कीजिए कि गवर्नमेंट ये देखकर कि हमारा इसरो इतने कम बजट में भी इतना बड़ा काम कर सकता है, तो ये देखकर स्पेस प्रोग्राम के लिए बजट को बढ़ावा दें ताकि बाहर जाने वाले टैलेंट को रोका जाए और इसरो की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। जय हिंद, जय भारत।